नमस्कार दोस्तों, आज के एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरी सीरीज आपको हेल्प करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में या टीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में, साथ ही साथ ऑडिटर और अकाउंटेंट के एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस पूरी सीरीज में अभी तक हम अकाउंटेंसी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन पे हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये मैनेजमेंट से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, इसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉपरेशन। देखिए बाकी जो ऑप्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस में आते हैं, जो मैनेजमेंट की फॉर्मल प्रोसेस होती है उसका हिस्सा है। कॉपरेशन दरअसल एक इनफॉर्मल एक्टिविटी होता है जिसके लिए मैनेजमेंट के प्रोसेस की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट में जो फॉर्मल पार्ट होता है एक्टिविटीज का वो शामिल होता है। कॉपरेशन एक इनफॉर्मल एक्टिविटी होती है जो कि एक दूसरे के हेल्प करने के मकसद से की जाती है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। यह डेफिनेशन किसने दी है, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन है। इनका मानना है कि मैनेजमेंट पूरी संस्था का एक अंग की तरह होता है और उसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि वो क्या कार्य करता है उससे पता चलता है मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। तो गिवन ऑप्शंस में से पहचान करनी है सही कौन सा है। ये सब हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए सही होगा, ये सब प्रबंध के कार्य हैं। नेक्स्ट है, हु डिफाइंस। किसने डिफाइन किया। मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मतलब ये किसने डिफाइन किया है, किसने परिभाषित किया है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरे लोगों के प्रयासों से, उनके माध्यम से परिणामों को प्राप्त करना। सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, लॉरेंस एप्ले की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा प्रबंध की विशेषता नहीं है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं होता, वास्तव में यह एक इंटेंजिबल फोर्स होता है और जिसका पता या जिसकी अनुभूति हमें तब होती है कि कोई संस्था अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट अच्छा है, और कोई संस्था अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ये बाकी चीज़ों की तरह, जैसे कोई मशीन है, बिल्डिंग है, उनकी तरह ये दृश्य नहीं होता है, टेंजिबल नहीं होता है। बाकी सब मैनेजमेंट की फीचर्स हैं। ये परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल है और एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है इनमें ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, यानी कि ये कोई पूर्ण साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, ये एक अपूर्ण विज्ञान है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार ये कंटिंजेंट है। जबकि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये भी सही है, और इनएग्जैक्ट साइंस है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। यह परिभाषा किसकी है, ये हमें इसमें बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, यह परिभाषा दी है
मैरी पार्कर फॉलेट ने। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रबंध प्रक्रिया का हिस्सा है, अंग है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। देखिए स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस के, पहले प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद फिर उसको प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सब तो प्रोसेस के पार्ट हैं। बाकी ये जो हैं ये मैनेजमेंट के प्रोसेस के पार्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट के अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उस मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं कोई। तो सी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 559, इसमें पूछा गया है हु हैज गिवन द टर्म पोएम POIM फॉर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इन 4 फंक्शंस के लिए किसने ये टर्म यूज की, ईजाद की? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मेजरिंग। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, हैरोल्ड स्मीडी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन है एक, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सार। देखिए प्रबंध का सार होने का मतलब ये है कि प्रबंध की हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के प्रबंध के किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करना संभव नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह एसेंस है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन डील्स विद, कोऑर्डिनेशन संबंधित है किससे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्मोनाइजिंग द वर्क रिलेशन। जो कार्य की जगह पे रिलेशन होते हैं, कार्यस्थल पर लोगों के कार्य संबंधी होते हैं, कार्य संबंध होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, लोगों के बीच में, उनमें हार्मोनाइजेशन लाना ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व, कोऑर्डिनेशन में समन्वय में शामिल है इनमें से क्या? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिटी ऑफ पर्पज, उद्देश्य की एकता। कोऑर्डिनेशन में उद्देश्य की एकता शामिल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लोगों के बीच में हार्मोनाइजेशन लाना, हार्मोनी लाना। वो तभी आती है जब लोगों में एकता हो, टीम स्पिरिट हो, और टीम स्पिरिट तब आएगी जब लोगों के जो पर्पज हैं उन पर्पज में हम यूनिटी लाएं, उनके पर्पज को आपस में एक दूसरे को हेल्प करने वाले बनाएं, तो कोऑर्डिनेशन सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट, समन्वय के तत्व क्या हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो इसका पार्ट है, जिनकी जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब समूह प्रयास होगा, ग्रुप एफर्ट होगा, जब एक्शन में एकता होगी, यानी कि जो लोगों का कार्य होगा उसमें एकता होगी, कॉमन पर्पज, जब सबका सामान्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है डैश इज द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड in an organization to link the action of its sub units into consistent pattern। मतलब वह जिसके बारे में पूछा जा रहा है वह मैकेनिज्म का एक सेट होता है, यानी कि तरीकों का या तंत्रों का एक समूह होता है जो एक संस्था में उस संस्था के सब यूनिट, उप विभागों के एक्शंस को जोड़ने के लिए काम करता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, गिवन ऑप्शन में से कौन सी कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल्स। यह संगठनात्मक लक्ष्यों पर विचार करता है कोऑर्डिनेशन, और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर विचार नहीं करता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसकी, बल्कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कंसीडर करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी और इंडिविजुअल्स गोल्स को भी, और फिर
इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, इनमें हार्मोनाइजेशन लाता है दोनों में, तभी कोऑर्डिनेशन सेट होता है। बाकी सब सही थे और ये सही नहीं था कोऑर्डिनेशन के बारे में, इसलिए यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था जो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ फैयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी मैनेजमेंट के 14 सिद्धांतों की विशेषताओं में से नहीं है, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। प्रबंध के 14 सिद्धांतों जो हेनरी फैयोल ने दिए उनमें ये कहीं नहीं है, बाकी ये तीनों प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से ही हैं, उन्हीं के पार्ट हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म एस्प्रिट डे कॉर्प्स, वन ऑफ द हेनरी फैयोल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मीन। हेनरी फैयोल के 14 प्रिंसिपल्स में से एक टर्म है एस्प्रिट डे कॉर्प्स, इसका मतलब क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, टीम स्पिरिट, समूह भावना। यह एक फ्रेंच फ्रेज है और जिसका मतलब होता है लोगों में स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन की भावना होना, समूह भावना होना। हेनरी फैयोल फ्रांस के थे और इन्होंने मैनेजमेंट के फंडामेंटल 14 प्रिंसिपल्स फाउंड किए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ हेनरी फैयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट्स द फ्रेज वन हेड वन प्लान। मतलब यहां पे एक अधिकारी और एक योजना, मतलब एक योजना के ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। यह कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड है यह बताना। यहाँ पे जो सिर है ये गलत लिखा है, दरअसल ट्रांसलेट करने से आ गया है ट्रांसलेशन में ऑटोमेटिक। आप इसको एक अधिकारी या एक बॉस कर लें, एक अधिकारी पढ़ें इसको। तो सही जवाब है गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता का सिद्धांत कहता है कि अगर एक प्लान का एक बॉस होगा तो जो निर्देश होंगे उनमें एक रूपता बनी रहेगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, काम तेजी से हो सकेगा। आदेश की एकता कहता है कि एक अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए एक अधीनस्थ को एक बार में, ताकि वो बिना कंफ्यूजन के काम कर पाए। ऑर्डर का जो सिद्धांत है, क्रम का, ये फैयोल के ही प्रिंसिपल्स हैं सब। ऑर्डर या क्रम का सिद्धांत कहता है कि हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, हर वस्तु अपने जगह पे होनी चाहिए, हर वस्तु के लिए एक जगह निश्चित होनी चाहिए। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने के लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए और हर व्यक्ति अपनी निश्चित जगह पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर, जनक या पिता कौन माना जाता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एफडब्ल्यू टेलर को माना जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक। दरअसल साइंटिफिक मैनेजमेंट एक विचार है जो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कराने पे काम करता है। एफडब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में इस बारे में बात की कि भाई साइंटिफिक वे हमें सोचने चाहिए ताकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें इसके लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ हेनरी फैयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट्स द फ्रेज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो हेनरी फैयोल के प्रिंसिपल्स में कौन सा प्रिंसिपल्स इस बात की वकालत करता है। तो ऑलरेडी इसके बारे में हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट किसी संस्था का ऑब्जेक्टिव तो रहता है, लेकिन ये किसी संस्था का कोई प्रिंसिपल नहीं रहता। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो गाइड करता हो संस्था को, गाइडलाइंस को प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का सिद्धांत, यह प्रिंसिपल इसलिए है, प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइन, जो निर्देश देते हैं,
क्योंकि यह प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ये गाइड करेगा मैनेजर्स को कि आपको जो भी नीति बनानी है वो संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनानी है। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ये गाइड करेगा मैनेजर्स को कि आपके हर काम में एफिशिएंसी दिखनी चाहिए, संस्था के हर काम में एफिशिएंसी दिखनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ये गाइड करेगा मैनेजर्स को कि कोशिश करें जो लेबर है, जो काम है, श्रम है, उसका विभाजन हो, क्योंकि जब विभाजन होगा तो हर काम अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति जब एक ही काम को लगातार करेगा तो वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा और इससे हमें श्रम विभाजन का लाभ मिलेगा, लोग अपने काम में ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो इनको माना जाता है प्रिंसिपल्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। सही जवाब इसके लिए इसका डी हो जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, केंद्रीयकरण का तात्पर्य क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है उस डिग्री से कि संस्था के जो मेजर डिसीजंस हैं वो सेंटर में लिए जाएं, एक पॉइंट पे लिए जाएं, इसी को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए, जब संस्था के ज्यादातर डिसीजन एक जगह पे लिए जाते हो यानी कि टॉप पे लिए जाते हो तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, और जब संस्था अपने डिसीजंस को छूट देती हो अपने सबऑर्डिनेट को कि वो भी संस्था के कुछ डिसीजन ले सकते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीयकरण कहते हैं। मतलब जब संस्था अपने अधिकारों को नीचे की तरफ भी बांटती है, अपने लोअर मैनेजर्स को भी कहती है कि कुछ अधिकार आपके भी, उन पे आप काम करें, तो वो विकेंद्रीयकरण है, केंद्र से हटाना अधिकारों को। और जब सारे अधिकार इकट्ठे करके केंद्र में ला दिए जाएं, सेंटर में ला दिए जाएं, तो उसको सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे उनके सबऑर्डिनेट काम करते हैं। तो इनमें से ये स्टेटमेंट सही है कि जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड चलती है, यानी कि जो अधिकार होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, तो वो ऊपर वाले को होती है, वो अपनी अथॉरिटी को नीचे की तरफ यूज कर सकता है, उसकी अथॉरिटी नीचे वालों पे बनती है, तो इस तरीके से नीचे की तरफ फ्लो रहता है। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका फ्लो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक सबऑर्डिनेट की अपने ऑफिसर के प्रति, हर एक सबऑर्डिनेट के अपने ऑफिसर के प्रति। तो ये सबऑर्डिनेट की अपने ऑफिसर के प्रति, इसकी अपने ऑफिसर के प्रति, उसकी अपने ऑफिसर के प्रति, तो ऊपर की तरफ चलती है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या बताता है, किससे रिलेटेड है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। देखिए, लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है वो ऑफिसर जो आदेश देते हैं, जो सबऑर्डिनेट का डायरेक्ट ऑफिसर होता है उसके ऊपर, जिससे उसको आदेश मिलता है, उसको कहते हैं लाइन अथॉरिटी। ये इसका लाइन अथॉरिटी है। तो लाइन अथॉरिटी से आदेश मिलना, इंस्ट्रक्शन मिलना, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, द स्केलर चेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लाइज। यह स्केलर प्रिंसिपल संस्था का क्या बताता है, यह बताना है इसमें। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। स्केलर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आदेश की श्रृंखला है उसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि किस ऑफिसर के अंडर कौन काम करेगा, उसके अंडर कौन काम करेगा, इसके अंडर मान लो एक और डिपार्टमेंट काम करता है तो उसके अंडर कौन काम करेगा, उसके अंडर कौन काम करेगा, इसके अंडर मान लो एक और ऑफिसर काम करता है तो उसके अंडर कौन काम करेगा, उसके अंडर कौन काम करेगा। इस तरह की एक श्रृंखला होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसी को कहते हैं लाइन अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हर एक व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने अधिकारी के प्रति जवाबदेह रहे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।